तो रिकंसिलिएशन की जो यूनिट है ये हमारी लास्ट यूनिट है। तो रिकंसिलिएशन होता क्या है, एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। रिकंसिलिएशन किसी को आइडिया क्या होता है, बताओ। रिकंसिलिएशन हमने 12th में पढ़ा था शायद। तो रिकंसिलिएशन कहाँ पढ़ा था, बताओ, कुछ आइडिया है, रफ आइडिया। व्हाट इज रिकंसिलिएशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड, ये बताओ। रिकंसिलिएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है जब दो अकाउंट्स डिफरेंट होते हैं, है ना। मतलब जब आपका जब एक ही चीज को आप दो तरीकों से निकाल रहे हो तो आपका डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली अमाउंट अलग अलग होंगे क्योंकि आप मेथड अलग अलग यूज करते हो। तो जैसे तुमने कैश बुक और पासबुक, जो बैंक की जो बुक्स होती हैं और जो तुम्हारी खुद की कैश बुक होती है कंपनी में, तुम उसमें रिकंसिलेशन करते हो। तो 12th में तुमने रिकंसिलेशन पढ़ा था फॉर कैश बुक एंड पासबुक, याद आया कुछ? रिकंसिलेशन का मीनिंग होता है यू हैव टू मैच, और उस मैच करने में रीजनिंग देनी होती है, रीजंस आइडेंटिफाई करने होते हैं कि अच्छा डिफरेंस आया तो किस रीजन की वजह से आया। ठीक है। तो अब जो है हम रिकंसिलेशन के, या अच्छा यहाँ पे रिकंसिलेशन क्यों आया ये बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकंसिलेशन क्यों आया? मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते हैं हम, ठीक है, हम फाइनेंशियल अकाउंट में भी प्रॉफिट निकालते हैं। क्या दोनों के प्रॉफिट सेम होंगे? हाँ, दोनों के प्रॉफिट सेम नहीं होंगे। ठीक है। तो बेसिकली देखो, तुम्हारा ना जो स्टार्टिंग की फर्स्ट दो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो तुम वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ये सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पे अवेलेबल है। जब तुम वेबसाइट पे जाते हो तो पीसीटी क्लासेस के अंदर जब खोलते हैं तो उसमें आता है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। वहां पे तुम्हें सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे बीकॉम की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब प्रॉफिट निकालते हैं तो हम कॉस्ट शीट के थ्रू निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाते हैं तो प्रॉफिट लिखते हैं, तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, बेसिकली कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। सेम चीज हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। फाइनेंशियल अकाउंट में भी हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट। आप पीएनएल अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसमें भी प्रॉफिट का अमाउंट निकालते हो। अब आप कह रहे हो कि ये दोनों जो प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट अमाउंट है नेट प्रॉफिट, इट इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। व्हाई इट इज डिफरेंट? देयर मे बी सेवरल रीजन कि ये जो दोनों अमाउंट है ये अलग अलग होंगे। पहला रीजन क्या, कि फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ ऐसी टर्म्स भी यूज होती हैं, जो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी आप इनकॉर्पोरेट करते हो जो कि आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, मतलब ये जो टैक्स की पेमेंट हम करते हैं, तो ये टैक्स की पेमेंट हम फाइनेंशियल अकाउंट के पीएनएल में तो डालते हैं, बट क्या हम वो कॉस्ट शीट में डालते हैं? कहीं पे कोई कंपोनेंट आता है कॉस्ट शीट में, बताना, याद आ रहा हो कहीं? नहीं डालते। कॉस्ट शीट में इसलिए नहीं डालते क्योंकि कॉस्ट शीट में हम ये जानना चाहते हैं कि विद प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट कितनी आई है, हम प्रोडक्शन की वजह से कितना कॉस्ट इनकर हुआ है, तो इसीलिए हम वहाँ पे प्रोडक्शन से अनरिलेटेड एक्टिविटीज नहीं डालते। सिमिलरली अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, तो डिविडेंड पेमेंट जो भी हम कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सपेंस फॉर अस, तो वो हम पीएनएल में डालेंगे, पर वो यहाँ नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में कहीं पे भी नहीं आता। फिर आ जाता है डिप्रिसिएशन के मेथड्स। डिप्रिसिएशन जो है, फाइनेंशियल अकाउंट क्या कहता है कि डिप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, ठीक है, एसएलएम के बेसिस, एसएलएम मेथड के बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन या फिर रिटर्न डाउन मेथड के बेसिस पे। जबकि कॉस्ट शीट में क्या होता है, कॉस्ट शीट में डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो आप चार्ज कर देते हो,
एज अ फिक्स्ड ओवरहेड, एज अ फैक्ट्री ओवरहेड, कि फैक्ट्री ओवरहेड का वो पार्ट बन जाता है, जैसे रेंट फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता है ना, वैसे ही डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी आपका पार्ट बन जाता है। बट इन फाइनेंशियल अकाउंट आप जो है अगर उस चीज की जो वैल्यू है नेग्लिजिबल हो जाती है तो आप उस पे छोड़ देते हो, उसको रिमूव कर देते हो। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग यू चार्ज डेप्रिसिएशन इवन आफ्टर द वैल्यू ऑफ मशीन इज नेग्लिजिबल, कि बहुत कम वैल्यू है ना, इसके बाद भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल होता है, मटेरियल का चैप्टर हमने पढ़ा था, मटेरियल के चैप्टर में क्या था कि जो मटेरियल की वैल्यूएशन है, वो मटेरियल की वैल्यूएशन आप अलग अलग मेथड के थ्रू करते हो। उसकी वैल्यू कैसे करते हो, लीफो, पीफो, याद आया, लीफो पीफो, और क्या होता है के अलावा और कौन से मेथड थे हमारे रॉ मटेरियल वैल्यूएशन के लिए, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए? दो तो मैंने बता दिए, ये सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, है ना। तो ये मेथड्स हमने वहां पे देखे थे। नाउ वी से कि ये मेथड हो गया आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। बट इसी स्टॉक को जब हम फाइनेंशियल अकाउंट में वैल्यू करते हैं तो हम लीफो फीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज में से नहीं जाते, हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं बुक वैल्यू पे, कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा था जो उसकी बुक वैल्यू थी उस टाइम पे, या फिर मार्केट प्राइस पे। तो अब क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में भी डिफरेंस आ गया, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जब ये अंदर के फैक्टर्स, ये वाले जो आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिख रहे हो, ये फैक्टर्स अलग अलग हैं, इसके कंपोनेंट अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट भी अलग अलग होगा। अब क्योंकि प्रॉफिट अलग अलग होगा, इसीलिए नाउ यू विल डू रिकंसिलेशन, यू विल आइडेंटिफाई द रीजंस कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। और आप क्या करोगे, आप एक प्रॉफिट का अमाउंट उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट विद प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, वहां का अमाउंट आप लिखोगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 लाख, और आप एडजस्टमेंट करोगे, कोई चीज ऐड करनी है तो ऐड करोगे, मतलब मान लो कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपने ऐड कर दिया, फिर लेस कर दिया जो भी लेस करना है। तो वो सारे आइटम क्या करोगे, आप सारे आइटम्स की एडजस्टमेंट करोगे, और एडजस्टमेंट कर करके फिर आप फाइनली निकाल लोगे प्रॉफिट एज पर योर फाइनेंशियल अकाउंट। या फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियल अकाउंट का अमाउंट गिवन है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग का अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कहना क्या चाहते हैं, वो क्वेश्चन आपको ये कहते हैं कि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट इतना है, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, हम आपको एडजस्टमेंट की एंट्रीज दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, आप प्रॉफिट निकालो कॉस्ट अकाउंटिंग का, आप प्रॉफिट निकालो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और तब दोनों को मैच करने के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाओ। तो बेसिकली 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। पहली वैरायटी कि आपको दोनों के प्रॉफिट दे रखे हैं, या मान लो किसी एक का प्रॉफिट अमाउंट दे रखा है और फिर एडजस्टमेंट करने के लिए दे रखा है, और फिर आपको बोला है कि दूसरे का प्रॉफिट बताओ। दूसरी वैरायटी कि आपको जो है दोनों का ही अमाउंट नहीं दे रखा, आपको बोला है कि कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट का प्रॉफिट निकालो, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाओ, पीएनएल बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, और तब जो है आप उसका प्रॉफिट निकालो फाइनेंशियल अकाउंट्स का, और तब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। समझ आ रहा है? ये चीजें मैंने तुम्हें क्वेश्चंस की वैरायटी बताई है ताकि तुम जब क्वेश्चंस करने बैठोगे तो तुम्हें आइडिया लगे कि अच्छा हाँ ये एक टाइप है जो कि आता है क्वेश्चन में। और रिकंसिलिएशन पे जो है हम आज काफी सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि रिकंसिलिएशन से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता ही है।
Like it is for sure, 100% sure that you will have one question from reconciliation unit. समझ आया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. तो नाउ वी विल गो टू, अच्छा अभी तक किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो. चलो अच्छी बात है. तो हम रिकंसिलिएशन देखते हैं. तो रिकंसिलिएशन में कॉज ऑफ डिफरेंस अभी हमने डिस्कस किया ना कि भाई एलिमेंट्स ही अलग अलग होते हैं. दैट इज व्हाई द प्रॉफिट विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस. फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट अलग होंगे, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट अलग होंगे. तो पहला रीजन क्या हो सकता है? एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट. तो एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट की वजह से डिफरेंस होता है. आप जो है फाइनेंशियल अकाउंट कभी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट पे बनाते हैं क्या? फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब होता क्या है कि आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया है पूरे साल में, कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, वो सारे आप अकाउंट करते हो. पर कॉस्ट अकाउंटिंग में व्हाट यू कैन डू इज आप जो है फ्यूचर के लिए भी निकाल के लेके चलते हो ना, कि जब आपको बजट बनाना है, आपको एक ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर पे कितना खर्चा होगा, इसका प्राइस कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो आप उसके लिए पहले कॉस्ट एस्टिमेट कर लेते हो. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हो वैसे वैसे सेल करते हो. ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले पूरी प्रोडक्शन कर ली, इकट्ठा कर लिया, सारी कॉस्ट अब इकट्ठी की, अब कॉस्ट जो है आपने कलेक्ट कर लिया कि अच्छा इतनी कॉस्ट लगी है, अब इसका प्राइस इतना होना चाहिए. अब तब तक थोड़ा ना बैठे रहोगे कि पूरा पूरा जब तक प्रोसेस एंड होगा. इसीलिए आप एक एस्टिमेटेड प्राइस लेके चलते हो, एस्टिमेटेड कॉस्ट लेके चलते हो. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बिकॉज वी ऑल्सो मेक, हम दोनों ही बेसिस पे बनाते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे और एक्चुअल बेसिस पे भी. जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल बेसिस पे बनाते हैं. अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मटेरियल के चार्जेस है, लेबर है, वो तो फिर भी एक्चुअल वाले हो जाते हैं. ओवरहेड जो चार्ज करते हो आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ये जो लास्ट में एलोकेट करते हो ना, जैसे हमने कल किया था कि एलोकेट कर दो, डिपार्टमेंट ए को इतना खर्चा दे दो क्योंकि डिपार्टमेंट ए ने जो है इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम की, तो पावर एंड लाइट का खर्चा उनको ज्यादा दो. या फिर डिपार्टमेंट बी ने, हमारा जो पूरा फैक्ट्री का रेंट जा रहा है उसमें से सबसे ज्यादा स्पेस डिपार्टमेंट बी ने ले रखा है, तो जो रेंट का प्रोपोर्शन है वो डिपार्टमेंट बी को ज्यादा दो. तो ओवरहेड को चार्ज करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए भी डिफरेंस आता है. और डिप्रिसिएशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया. ठीक है. देन कम्स वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. तो जो मैंने रॉ मटेरियल का बताया ना, स्टॉक का लीफो फीफो सिंपल एवरेज, सेम चीज हो जाती है कि अगर रॉ मटेरियल ही आपका वैल्यूएशन अलग था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, इन दोनों की ही वैल्यूएशन योर फाइनेंशियल अकाउंट्स में और कॉस्ट अकाउंट में, इन दोनों की भी वैल्यूएशन बाय डिफॉल्ट अलग होगी क्योंकि कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा ना, रॉ मटेरियल. देन कम्स अब नॉर्मल लॉसेस. तो अब नॉर्मल लॉसेस में अब नॉर्मल आइडियल टाइम, अब नॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, अब नॉर्मल गेन इन मैन्युफैक्चरिंग, थेफ्ट बाय फायर. तो इन सब की ट्रीटमेंट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग तरीके से करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में हम सब एक ही जगह डाल देते हैं. हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा नॉर्मल नहीं है तो इसको कॉस्टिंग पीएनएल में डालो, बट ये आपके प्रॉफिट कॉस्ट शीट में नहीं आएगा. तो कॉस्ट शीट में नहीं आ रहा तो ये प्रॉफिट में अफेक्ट नहीं कर रहा. तो ये तीन रीजन हमने डिस्कस कर लिए. Then it comes that there are few items which are only included in financial accounts. For example, appropriation of profit, provision for taxation, transfer to reserve and surplus, preliminary expenses written off. तो ये सारे ही आइटम याद होगा, अभी तक कॉस्ट शीट में कहीं पे भी डालने के लिए नहीं आया, कॉस्ट अकाउंटिंग में ही कहीं डालने के लिए नहीं आया. ठीक है. Then comes purely financial charges. For example, loss on sale of investment, penalties, fine, expense on transfer of company's office. Then purely financial income. अच्छा ये चीजें जो है, ये फाइनेंशियल इनकम और फाइनेंशियल जो चार्जेस है वो क्या होते हैं?
बेसिकली ये जो फाइनेंशियल इनकम और फाइनेंशियल चार्जेस है वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है ना, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है ना, वो तो आपने एक एडिशनल कर दिया कि चलो ठीक है, आपका एक्स्ट्रा फंड था और आपने किसी बॉन्ड में या डिबेंचर में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगा दिया, तो आपको इंटरेस्ट की इनकम हो गई। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात करते हैं कि नहीं, जो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है ना, सिर्फ उस बिजनेस एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस लॉस हो रहा है, इसलिए ये सारी ही चीजें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीट नहीं करते। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट ये जानना चाहता है कि अच्छा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल लॉस कितना है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि नहीं, आपकी जो खुद की बिजनेस एक्टिविटी है, जो आप बिजनेस चला रहे हो, जो भी आपका मेन प्रोडक्शन का काम है या सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वही आपको पता होना चाहिए मेनली, ताकि आप वहां पे कॉस्ट कटिंग कर सको, आप उसको बढ़ा सको। मेन मोटिव ये होता है, उससे रिलेटेड डिसीजन ले सको, उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोच सको। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि अच्छा फाइनेंशियल अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट है दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रिंसिपल कुछ कहते हैं कि आपको सारे ही एक्सपेंसेस डालने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके प्रिंसिपल्स कहते हैं that you have to include only those expenses which are related to your main business activity, main operation क्या है। ठीक है, then comes the items which are only included in cost accounting। तो only included in cost accounting कौन से होंगे? charges in lieu of rent where premises are owned। जहां पे आपने जो बिल्डिंग में जो फैक्ट्री खोल रखी है, अगर वो आपकी खुद की है, ठीक है, बिजनेस ओनर का वो खुद का घर है, उसी में उसने फैक्ट्री खोल दी, तो उसका कहीं ना कहीं रेंट तो वो पे करता है ना, अगर कहीं और लगाता, या फिर अगर वो ये बिजनेस नहीं करता तो उसको ये रेंट पे मिल जाता, ये जो बिल्डिंग का स्पेस है वो रेंट पे दे देता। तो ये दोनों ही केसेस में यू हैव सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसीलिए ये चीज इंक्लूड की जाती है। देन in cost accounting, depreciation on asset even when the book value of asset is reduced to negligible figure। कि depreciation आप एसेट पे चार्ज करते ही रहोगे even when बुक वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो, तब भी कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज करेंगे, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग you remove that asset। Then comes third, interest on capital employed in the production but upon which no interest is actually paid। आप जो है फाइनेंशियल अकाउंट में कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली चीजें नहीं लेते। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय की है, अगर वो कैपिटल आप बोरो करके लाते, आपने बैंक से लोन लिया होता या डिबेंचर इशू किए होते, कुछ भी किया होता, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, अब अगर आपकी वो कैपिटल जो है वो खुद की है तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, तो एक तरीके से यू आर लूजिंग आउट ऑन एन ऑप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, तो इसीलिए ये कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन। अभी तक थ्योरी में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जस्ट इसके ना जो भी एलिमेंट्स है ना वो देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें आपको गिवन है नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। तो इसका मतलब दोनों में ही नेट लॉस कितना है ये आपको गिवन है। देन इट सेज वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग क्या मतलब हुआ इसका,
वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। कोई गेस तो करो, कुछ तो बोलो। अंडर रिकवरी क्या होती है? हाँ, अंडर रिकवरी होती है कि आपने कम रिकवर किया था, और ओवर रिकवरी मतलब ज्यादा रिकवर किया था। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वर्क ओवरहेड है वो आपने अपनी कॉस्ट अकाउंट में कम चार्ज किया था। ठीक है, तो अगर तुम ये चीज भूल जाओ कि ऊपर नेट लॉस गिवन है, और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनता है, पहले मैं तुम्हें फॉर्मेट बता देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा रफ काम करने में, अभी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में थोड़ी हेल्प हो। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, दैट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम ऊपर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं, पूरा लिख के आना। ठीक है, फिर इसमें लिखते हैं पर्टिकुलर्स, देन इसमें लिखते हैं एक हम प्लस का कॉलम और एक माइनस का कॉलम। अब ये प्लस और माइनस का कॉलम क्यों लिखते हैं? बिकॉज हम ये जानना चाह रहे हैं कि अच्छा ये जो आइटम्स हैं वो ऐड करने हैं कि लेस करने हैं। ठीक है, ऐसे करके आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। अब आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों ही अमाउंट गिवन है ना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड। तो क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट कर रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कितना है, 1,72,400। क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई राइट ऑन प्लस पॉइंट और नेगेटिव, कौन से कॉलम में मैं इसको डालूं? हाँ, बेसिकली जो निखिल का डाउट है कि डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना, हमें प्लस और माइनस लिखना है, नॉर्मल चीज है। हाँ, डेबिट क्रेडिट एक फॉर्मेट हुआ करता था, इसका फॉर्मेट ऐसा नहीं है। हाँ, तो बेसिकली जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि हमें जो है, हमारे पास लॉस गिवन है, तो लॉस जो है आप नेगेटिव नेगेटिव वाले कॉलम में लिखोगे। ठीक है, तो माइनस वाले कॉलम में आपने लॉस का अमाउंट लिख दिया। नाउ यू विल स्टार्ट द एडजस्टमेंट। तो पहले हमने अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे तुम अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, तुम्हारी यहाँ काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू कवर। तो हमने ये पार्ट लिख दिया, दैट नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, नाउ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किसकी होगी, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। तो एक बात बताओ कि अगर वर्क ओवरहेड हमने कम रिकवर किए थे, मतलब कम जो है डिडक्ट किए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से, तो अभी जो है इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, अगर हम कंपेयर करें तो। हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। देखो, हाँ, तो बेसिकली अभी जो है हमारा प्रॉफिट, अब देखो ये लॉस को लेके मत चलो तुम, मैं तुम्हें प्रॉफिट की टर्म्स में समझा रही हूँ, प्रॉफिट की टर्म में ही समझो, और लिखना भी, क्वेश्चन भी प्रॉफिट की टर्म में ही करना जब करोगे तो। अब यहाँ पे बोला है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। अंडर रिकवर्ड मीन्स कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने कम चार्ज किया था वर्क ओवरहेड, तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अभी ज्यादा है। तो अगर हमें फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे जाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए? थोड़ा सोचो, अभी हमने कहा ऐड करके क्या होगा ये बताओ, लॉस के टर्म्स में सोचो, मत सोचो कि लॉस गिवन है, नेट लॉस गिवन है, ये सोचो कि प्रॉफिट का अमाउंट होता, क्योंकि तुमने कॉलम में तो ऑलरेडी डाल दिया है ना, तुमने वो चीज ऑलरेडी कॉलम में डाल चुके हो। आप सिर्फ सोचो कि प्रॉफिट है तुम्हारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से तुमने जो है 30 की जगह 20 चार्ज किया था, तो 30 चार्ज किया था तो प्रॉफिट था तुम्हारा 70।
लेस करेंगे क्योंकि अंडर रिकवर्ड है। समझ आ रहा है? लेस क्यों करेंगे? भूमिका समझ आया? लेस करेंगे। तो क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि देखो, इस अमाउंट से हमने पिछली बार जब हम चार्ज कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो हमने कम रिकवरी की थी, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट उस टाइम पे ज्यादा होगा। अब हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो हमें इस अमाउंट से प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो इसको लेस वाले कॉलम में डाल देंगे। तो इसको लेस वाले कॉलम में डाल दो, 3120। सिर्फ कॉलम में डाल देता, सोचो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ये मत सोचना कि लॉस गिवन है तो लॉस के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, ठीक है? वहां कंफ्यूजन हो जाती है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपने एक्सेस में रिकवर कर लिया है, मतलब आपने ज्यादा रिकवर कर लिया था। तो अगर आपने ज्यादा रिकवर कर लिया था, तब आपको क्या करना चाहिए? वापस पुराने वाले प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए ऐड करना चाहिए। वेरी गुड। तो अब हम इसको ऐड वाले कॉलम में डाल देंगे। तो ऐड वाले कॉलम में डालेंगे, यहाँ पे मैं जो है एलिमेंट्स के नाम नहीं लिख रही, तुम नाम भी लिखना, ठीक है? ताकि तुम्हें थोड़ा याद रहे। देन कम्स डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। यहाँ पे दे रखा है डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 11,200। देन कहा है कि डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, कि डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में आपने रिकवरी की थी 12,500। तो इसका मतलब ज्यादा चार्ज किया था अपने कॉस्टिंग में और कम चार्ज किया था फाइनेंशियल अकाउंट्स में। अभी आप किस प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हो? कॉस्टिंग वाले को। तो कॉस्टिंग वाले में जहां ज्यादा चार्ज किया था डेप्रिसिएशन, अब हमें उस वाले प्रॉफिट पे जाना है जहां पे कम चार्ज किया है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे पहले तो इन दोनों का, और उस डिफरेंस को ऐड करेंगे या लेस करेंगे, बताओ? लेस क्यों करेंगे? ऐड ही करेंगे। लेस किसका डाउट है? अच्छा चलो दोबारा समझो, देखो डाउट है तो दोबारा समझो। ये कह रहा है कि डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था फाइनेंशियल अकाउंट्स में 11,200, और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज किया 12,500। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अभी अमाउंट है 1,00,000, दोनों में सेम है, 1,00,000 का अमाउंट है, तो 1,00,000 के अमाउंट में से एक जगह मैंने माइनस किया है 11,200 फाइनेंशियल अकाउंट में, और दूसरी जगह मैंने माइनस किया है 12,500। तो प्रॉफिट किस में ज्यादा है अभी? प्रॉफिट प्रॉफिट 11,200 वाले में अब अभी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा है ना, जिसमें 11,200 माइनस हुआ है। अब हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं? हम ये एडजस्ट कर रहे हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो अमाउंट है ना, जहाँ पे 12,500 चार्ज किया है, इसके प्रॉफिट से हमें इसके प्रॉफिट पे जाना है जहाँ पे 11,200 चार्ज किया है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। आया समझ? ठीक है सिद्धार्थ? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी नहीं समझ आया? देखो, तुम 11,000 और 12,000 भूल जाओ, रुको ऐसे समझो कि 20 रुपए का दोनों में अमाउंट है, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंट में तुमने 11 रुपए चार्ज किए, इसमें तुमने 12 रुपए चार्ज किए, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट बचा
नोट पे, इसमें प्रॉफिट बचा 8 रुपए। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये जो 8 रुपए है ये तुम्हारे पास अभी फिगर है। ये फिगर कैसे है तुम्हारे पास? ये फिगर इस टर्म में है, ये रहा ना 17 172,400 नेट लॉस जो गिवन है ना। तो ये नेट लॉस कौन सा अमाउंट है? ये नेट लॉस तब है जब आप एडजस्टमेंट कर चुके हो। तो ये 8 रुपए है। अब तुम्हें कहाँ पहुंचना है? तुम्हें 9 रुपए पे पहुंचना है, क्योंकि तुमने वहां पे कम चार्ज किया था और यहाँ एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया था। तो क्या करोगे? 1 रुपए ऐड करोगे ना। अब समझ आया? चलो अच्छी बात। तो तुम्हें जब कभी डाउट हो ना, तो ऐसा एक लेमैन सा छोटा सा एग्जांपल खुद के लिए बना लेना, जब भी तुम्हें किसी एडजस्टमेंट में दिक्कत हो कि इसका करना क्या है। नाउ ये क्या कह रहा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग। कि इंटरेस्ट रिसीव तो हुआ था पर कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया था 8,000। तो अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया था पर फाइनेंशियल अकाउंट में तो इंक्लूड किया होगा ना। और अभी हमें क्या करना है? कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे जाना है। वी हैव टू रीच देयर। तो ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? बताओ। ऐड करेंगे। वेरी गुड। ठीक है। नाउ ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आपका ये लॉस हुआ है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, जो कि आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में चार्ज किया है, दैट इज 5,700। अब ये चार्ज वहां फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में किया है, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में जो है प्रॉफिट कम हो गया होगा। अभी आप कौन से रिकॉर्ड पे हो? कॉस्ट अकाउंटिंग में, जहां पे ये चार्ज नहीं किया था। तो अभी क्या करोगे? लेस करोगे, ऐड करोगे? लेस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस जो है हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल में चार्ज किया था, कॉस्ट में चार्ज नहीं किया। हम कॉस्ट वाले अमाउंट को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा अभी यही है। ठीक है। देन इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स। इनकम टैक्स आपने फाइनेंशियल बुक्स में प्रोवाइड की है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये 40,300 फाइनेंशियल बुक्स में आपने चार्ज किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं किया। अभी क्या करेंगे बताओ? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? पेमेंट होती है ना। तो अगर इनकम टैक्स पे किया है और वो चार्ज किया है फाइनेंशियल अकाउंट में, तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ताकि हम उसी लेवल पे जा सके। ठीक है पलक, कोई डाउट? चलो। नाउ इट सेज बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। बैंक इंटरेस्ट आपने क्रेडिट किया था फाइनेंशियल बुक्स में। क्रेडिट किया था मतलब क्या किया था? फाइनेंशियल बुक्स में प्रॉफिट 750 से ज्यादा होगा या कम होगा? फाइनेंशियल बुक्स में मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपका प्रॉफिट बाय ₹750 ऑलरेडी ज्यादा है। क्रेडिट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड है ना। तो बैंक इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में। नाउ यू वांट, what do you want? You want to reach that level कि फाइनेंशियल अकाउंट पे पहुंचना है। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड नहीं किया था हमने, तो अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड करेंगे, लेस करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉफिट वाला अमाउंट है, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट किया हुआ है फाइनेंशियल बुक्स में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने इसकी एडजस्टमेंट नहीं की थी। तो हमें उस लेवल पे पहुंचना है। नाउ स्टोर एडजस्टमेंट credited in financial books, that is 475। तो ये बताओ, यहाँ पे क्या बोला है कि स्टोर की एडजस्टमेंट की है हमने और वो क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स।
तो इसका मतलब ये प्रॉफिट वाला अमाउंट होगा, कुछ ना कुछ तभी क्रेडिट किया है, अदरवाइज डेबिट करते हैं ना। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा चुका है। वी हैव टू रीच दैट लेवल एंड देयरफॉर वी विल ऐड दिस अमाउंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये ऐड वाले कॉलम में जाएगा। नाउ depreciation of stocks charged in financial books। फाइनेंशियल बुक्स में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो स्टॉक पे, तो इसने स्पेसिफिकली बोला फाइनेंशियल बुक्स, इसका मतलब इसने कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स में ये चार्ज नहीं किया है। तो हमारा जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंट में बाय दिस अमाउंट कम हो चुका है, हमें उस अमाउंट पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे। ये डेप्रिसिएशन, अच्छा हाँ देखो कंफ्यूज मत होना, अभी लेस करेंगे, ठीक है। भूमिका का आंसर बहुत सही है, लेस करेंगे। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन और ऊपर वाले डेप्रिसिएशन अलग अलग है। ये स्पेसिफिकली बोला है कि आपका स्टॉक पे चार्ज किया है, ठीक है। और ऊपर वाला इन जनरल बोला है, तो इसका मतलब वो मशीन वगैरह पे चार्ज किया होगा। तो इस ऊपर वाले में क्या था कि दोनों का अमाउंट गिवन था, नीचे वाले में स्पेसिफिकली बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, तो इसका मतलब कॉस्ट की बुक्स में चार्ज ही नहीं किया है, ठीक है। तो देखो ऐड लेस तुमने सारा लिख लिया। अब बताओ कि टोटल कितना आ रहा है तुम्हारा, एडजस्ट करो। ने, नेट प्रॉफिट आ रहा है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट या नेट लॉस ही आ रहा है, और कितना आ रहा है, हमने यहाँ से शुरू किया था नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, इतना अमाउंट था। अब तुमने ऐड और लेस दोनों के कॉलम भर दिए, तो तुम्हारा अमाउंट कितना आ रहा है बताओ। नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, लिख रहे थे ना साथ में, तो अमाउंट का टोटल बताओ कितना आ रहा है। अच्छा, अमाउंट तो बहुत सही है भूमिका का, 2,16,045, बट ये नेट प्रॉफिट नहीं है भूमिका, ये नेट लॉस है। देखो ये तुम्हारा ये जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है तुम्हारा, नेगेटिव वाला कॉलम है ना, क्योंकि नेगेटिव वाले में ज्यादा अमाउंट है। समझ आया? हाँ, क्योंकि नेगेटिव वाले में ये जो अमाउंट है देखो, ये लॉस ही तो होगा, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा अमाउंट है 1,72,400 वो नेगेटिव वाले में ही तो डाला है हमने। तो पॉजिटिव वाली जो एडजस्टमेंट है वो सारी कम कम है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 1 लाख के आसपास तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब जो ये अमाउंट आ रहा है तुम्हारा, ये इसी कॉलम में आएगा, नेगेटिव वाले कॉलम में आएगा। तो नेगेटिव वाले कॉलम में पॉजिटिव को एडजस्ट करने के बाद तुम्हारा आ रहा है अमाउंट 2,16,045। बाकियों का भी आ गया आई होप। अब क्या एक्सप्लेन करना है गोयल, तुम्हें किस पॉइंट पे दिक्कत है वो पॉइंट बताओ, फिर वो पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो एक बार ना तुम्हें आंसर भी दिखा देती हूँ, तो लेट्स सी दिस। ये देखो, अब एडजस्टमेंट तुमने यही करी है ना सारी की सारी, बस तुमने क्या करा होगा, तुमने बारी बारी से लिख दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, लेस वाले एक साथ लिख दिए, ऐड वाले एक साथ लिख दिए, और फिर लास्ट में लिख दिया नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दैट इज 2,16,045। कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है।
चलो कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना 2-3 वैरायटी आती है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दोनों अमाउंट गिवन थे, है ना। तो दोनों अमाउंट गिवन थे, तो इसका मतलब आप वेरीफाई कर पा रहे थे कि भाई देखो लास्ट में आपकी एडजस्टमेंट करके इतना आना ही चाहिए था, तो इतना आ भी गया। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन फाइनेंशियल बुक्स यू हैव अ मिसिंग ऑब्जर्वेशन कि प्रॉफिट का अमाउंट पता ही नहीं है। अब इसका मतलब आप ये क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाओगे, पर आपको निकालना तो है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट बुक 50,000। तो फटाफट से 2 कॉलम बना लो। तो 2 कॉलम बना लो। 50,000 प्लस वाले कॉलम में जाएगा या माइनस वाले में जाएगा? ये प्लस वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मार्केटिंग ओवरहेड दोनों में चार्ज किया है 8,000 8,000। तो कोई एडजस्टमेंट होगी बताओ? कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों में बराबर चार्ज किया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 5,000 है। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट का प्रॉफिट है उसमें वो 5,000 आपने चार्ज नहीं किए, वो 5,000 एज ए एक्सपेंस आपने नहीं डिडक्ट किए। तो ये 5,000 कौन से कॉलम में जाना चाहिए? ये लेस होना चाहिए, है ना। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बुक में 8,500, फाइनेंशियल बुक्स में 7,000। तो इसका मतलब कॉस्ट बुक में आपने ओवर चार्ज किया है, ज्यादा चार्ज किया है। तो ज्यादा चार्ज किया है कॉस्ट की बुक में बाय 1,500। तो अब आप क्या करोगे इसकी एडजस्टमेंट? आपको कॉस्ट की बुक पे पहुंचना है। हम्म, तुम्हें डाउट है, रुको रुको रुको, समझो समझो। ये ऐसे समझो। अब देखो तुम्हें फिर से मैं वो छोटा सा जो लेमैन वाला एग्जांपल है वो समझाती हूँ। 20 रुपए का प्रॉफिट है, तुमने कॉस्ट में चार्ज किया है 8 रुपए का, ये 8.5 का, ठीक है। और प्रॉफिट में चार्ज किया है 7 रुपए का। सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग में वो फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया है 7 रुपए का। तो फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट कितना है 13, और कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 20 में से 8 या 8.5 माइनस करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना आएगा? 11.5। तो इसका मतलब यहाँ पे 11.5 ऑलरेडी है। अब तुम्हें कहाँ पे पहुंचना है? 13 पे, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट पे पहुंचना है। तो क्या करोगे डिफरेंस को? डिफरेंस को क्या करोगे? 13 पे पहुंचना ना, क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट पे पहुंचना है, कॉस्ट का तो हमें गिवन है। ऐड करेंगे। समझ आ रहा है? जब भी तुम्हें डाउट लगे कि क्या करना है इस एडजस्टमेंट को, तो ऐसा एक एग्जाम्पल खुद के लिए सेट कर लिया करो। तो ये तुमने डाल दिया ऐड वाले कॉलम में। नाउ डायरेक्टर फीस, देखो यहाँ पे तो मिसिंग है, यहाँ पे है 2,000। तो ये क्या होगा? लेस होगा ऐड होगा? कॉस्ट बुक्स में तुमने ये चार्ज नहीं किया था, फाइनेंशियल बुक्स में तुम ये चार्ज कर चुके हो, तुम्हें पहुंचना है फाइनेंशियल बुक्स में, तो लेस करेंगे। वेरी गुड। इनकम टैक्स पेड दैट इज मिसिंग इन कैश बुक
कॉस्ट बुक, क्योंकि कॉस्ट बुक में आप इनकम टैक्स नहीं करते, फाइनेंशियल बुक्स में 15,000। क्या होगा बताओ? ऐड होगा लेस होगा? इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स इज एक्सपेंस, एक्सपेंस एक जगह चार्ज कर चुके हो फाइनेंशियल की बुक्स में। हाँ, तो क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज कर चुके हो और अब तुम्हें कॉस्ट की बुक में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी जाएगा नेगेटिव कॉलम में। रेंट ऑफ ओन प्रमाइसेस, अपने ही प्रमाइसेस का रेंट दे रहे हो, कॉस्ट बुक में चार्ज किया था 6,000, पर फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज नहीं किया था। तो इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स में अगर ये एक्सपेंस चार्ज नहीं किया था तो उसका प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ना, तो हमें वहां ज्यादा वाले पे पहुंचना है, तो क्या करोगे? ऐड करेंगे, ठीक है? देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक जगह है 11,250, ठीक है, दूसरी जगह है 12,000, मतलब तुमने फाइनेंशियल बुक्स में 12,000 चार्ज किया था, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट और कम हो गया होगा। कॉस्ट में तुमने सिर्फ 11,250 चार्ज किया है, तो इसका मतलब क्या करोगे इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को? ऐड करेंगे लेस करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट तो 12,000 से लेस हो चुका है, इसका मतलब जो डिफरेंस है उसको और लेस करो ताकि हम नीचे वाले लेवल पे जा सके। और देन शेयर ट्रांसफर फी, अब ये शेयर ट्रांसफर फी तो लिखा है, पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्रेडिट, सीआर लिखा है ना, क्रेडिट। तो इसका मतलब ये फी हमें रिसीव हुई है, ये इनकम है। अब ये इनकम कॉस्ट की बुक में तो एडजस्टमेंट कहीं नहीं करी, पर फाइनेंशियल बुक्स में 1,000 ऐड किया हुआ है, तो ये 1,000 की एडजस्टमेंट अब हम कहाँ करेंगे? ऐड में करेंगे लेस में करेंगे? ऐड में करेंगे, ठीक है? नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके कॉस्ट की बुक में आपने 5,000 काटे हैं और फाइनेंशियल बुक्स में आपने काटे हैं 8,000, तो इसका मतलब ये जो चार्ज है फाइनेंशियल बुक्स में ज्यादा चार्ज किया है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा बाय 8,000। अब हमें क्या करना है? फाइनेंशियल के प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो हम ये 3,000 के डिफरेंस को क्या करें? अरे बाबा, ऐड क्यों करेंगे? देखो फिर से वही एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। 20 रुपए है, ठीक है, एक जगह तुमने चार्ज किया है 5, दूसरी जगह चार्ज किया है 8, तो दूसरी जगह चार्ज किया है 8 तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 13। जहाँ पे चार्ज किया है 5 उसका प्रॉफिट कितना होगा? 15। तो इस 15 से 13 पे पहुंचना है, लेस करेंगे। देख रहे हो ना तुम्हें खुद को कि कितनी कंफ्यूजन हो रही है? तो इसलिए प्रैक्टिस करना, और एक ये जो तुम्हें मैं ट्रिक बता रही हूँ ना कि एक बहुत बेसिक सा वैल्यू लेना 20, 10 और उसमें से माइनस करके देखना और फिर लॉजिक लगाना, तो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कितना आया? सारी एंट्रीज हमने कर दी, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, यस, वेरी गुड, आ रहा है 32,750, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? चलो एक बार आंसर देख लो, ये देखो यही आ रहा है ना तुम्हारा 32,750। हमने ऐड वाली चीजें कर ली, हमने लेस वाली चीजें कर ली। दो कॉलम बनाने का बेनिफिट यही होता है कि तुम्हारे कंफ्यूजन कम होती है।
नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ी सी वैरायटी है। अच्छा, इस वाले में आंसर में किसी को डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़े? चलो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। कॉस्टिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आपका गिवन है, दैट इज 5000। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, दैट इज 3000। ठीक है, अभी जो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग है, इसका मतलब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में कम चार्ज किया है, तो इसको, और फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा चार्ज किया हुआ, तभी यहाँ पे अंडर रिकवरी है। तो इसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे? हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में कम चार्ज किया है, हमें फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में जाना है, जहाँ पे एक्चुअली में इतना चार्ज कर दिया होगा, क्योंकि कंपैरिजन उसी से किया गया है। तो इसका मतलब हम लेस करेंगे 3000। नाउ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। अब ये चीज ओवर रिकवरी कर ली है हमने, तो ओवर रिकवरी कर ली मतलब यहाँ पे हमने ज्यादा चार्ज कर लिया कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में, तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट इस अमाउंट से कम हो चुका है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में इस अमाउंट से कम नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? अंडर रिकवरी अगर लेस होगी तो ओवर रिकवरी वुड बी, ओवर रिकवरी को हमें क्या करना चाहिए? अंडर रिकवरी देखिए अभी हमने लेस कर दिया, ओवर रिकवरी नहीं समझ आया? हाँ, ऐड करना चाहिए। देखो, सिंपल सा लॉजिक ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इस अमाउंट से ज्यादा चार्ज कर लिया, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में इतना अमाउंट चार्ज नहीं किया। नाउ बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। बैंक इंटरेस्ट जो है आपने फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया है, दैट इज 500। तो ये फाइनेंशियल की बुक्स में फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ा चुकी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं नहीं बढ़ाया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे हम प्रॉफिट को, हमें अगर फाइनेंशियल पे पहुंचना है तो ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ इन फाइनेंशियल बुक्स। ये वाले एक्सपेंसेस आप फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज कर चुके हो, राइट ऑफ कर चुके हो, पर आपने कॉस्ट में तो राइट ऑफ किया नहीं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट अभी ऊपर ही है। आपको कहाँ जाना? नीचे वाले लेवल पे, जहाँ पे 6500 कम हो चुके हैं। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। ठीक है, नाउ अब एडजस्टमेंट आती है ओपनिंग स्टॉक। तो अब देखो ओपनिंग स्टॉक कैसे, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। देखो, तुम्हें याद होगा वो जो अकाउंट्स बनाते थे हम, याद है कुछ 12th में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे, उसमें हम क्या करते थे? मटेरियल कहाँ डालते थे? हम उन अकाउंट्स में जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनता था, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक यहाँ से शुरू करते थे, फिर उसमें ऐड करते थे परचेजेस, फिर लेस करते थे क्लोजिंग। कहाँ पे? डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में लिखते थे आपकी सेल्स, ये जो भी इनकम के सोर्सेज हैं आपके, है ना, वो लिखते थे यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि आपका ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इधर है, सेल्स आपकी हुई है 100 रुपए, ठीक है,
ओपनिंग स्टॉक है 10, तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा 90। पर अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू रखी है 20, तो बैलेंसिंग फिगर वुड बी 80। तो इसका मतलब ओपनिंग की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ा रही हूँ मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है ना। तो इस सेंस में हमें एडजस्टमेंट करनी है कि देखो कॉस्ट बुक में आपने चार्ज किया है 5000, फाइनेंशियल बुक में आपने ओपनिंग की वैल्यू लिखी है 4000। तो इसका मतलब प्रॉफिट 4000 वाले में कम होगा या 5000 वाले में ज्यादा कम होगा? प्रॉफिट कम किस में होगा? 5000 वाले में कम होगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें मैंने अभी ये बैलेंसिंग बताया ना, बैलेंसिंग इसीलिए समझाया। देखो अब यहाँ पे मैंने अपनी फिगर्स लिख दी थी, अब तुम ये भूल जाओ। अगर तुम ऐसे लिखो कि ओपनिंग की वैल्यू अगर तुम 5 लिख रहे हो तो बैलेंसिंग आएगा 95। अगर तुम ओपनिंग की वैल्यू लिख रहे हो 4 तो बैलेंसिंग आएगा 96। तो अगर तुम्हारा ये फाइनेंशियल अकाउंट है तो फाइनेंशियल अकाउंट में वैल्यूएशन करी है तुमने 4, तो इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा है 96 है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में तुमने वैल्यूएशन करी है 5, तो वहां पे प्रॉफिट कम है ना। तो अब हमें 95 से 96 वाली वैल्यू पे जाना है। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो है उससे फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे पहुंचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब बताओ, ये जो डिफरेंस है 1000 का, उसको क्या करेंगे? देखो 1000 का तो डिफरेंस है ना, एक में 5000 वैल्यू है, एक में 4000। 4000 वैल्यू है तुम्हारी फाइनेंशियल बुक्स में, तो इसका मतलब वहां पे बैलेंसिंग फिगर अगर मैं 100 रुपए में से निकालूं, मैंने बोला कि सेल्स की वैल्यू है 100 रुपए, तो 100 रुपए में से मैं अगर बैलेंसिंग वैल्यू निकालूं 4 हटा के तो इट वुड बी 96। अगर मैं 5 निकालूं, 5 अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में ऐसा ही कुछ बनाती हूँ, तो अगर मैं वहां पे वैल्यूएशन 5 कर देती हूँ तो मेरा आ जाएगा 95 प्रॉफिट। तो मुझे अभी करना क्या है? मुझे करना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो 95 का प्रॉफिट आ रहा है, इस 95 के प्रॉफिट से मुझे 96 के प्रॉफिट पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है। अब ये 1000 का डिफरेंस क्या होगा? हमें ऐड होगा। यस, क्लियर हुआ कि ऐड क्यों होगा? क्योंकि ओपनिंग साइड में तुम क्या कर रहे हो? डेबिट साइड में लिख रहे हो ना चीजें। तो डेबिट साइड मतलब ऑल एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग इज द टाइप ऑफ एक्सपेंस जो कि तुमने कॉस्टिंग में ज्यादा चार्ज कर दिया है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस क्योंकि डेबिट साइड में आता है। कॉस्टिंग में चार्ज कर दिया है 5000, फाइनेंशियल में चार्ज किया है 4000। तुम्हें उस प्रॉफिट पे जाना है जहां पे 4000 ओपनिंग वैल्यू है। मतलब अगर इसको एक्सपेंस बोले तो 4000 का एक्सपेंस है, तो इसीलिए 1000 रुपीज विल बी एडेड। आया समझ? सबको समझ आया ये? चलो अच्छी बात। अच्छा देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ओपनिंग जो है डेबिट साइड पे आ रहा है, तो देखो पीएनएल अकाउंट में जो है हम क्या करते हैं? हम करते हैं डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस, तो डेबिट में ही लिखते हैं ओपनिंग। क्रेडिट साइड ऑल इनकम, ठीक है, तो क्लोजिंग लिखते हैं इधर क्रेडिट साइड पे। तो अगर क्लोजिंग को तुम इनकम की तरह ट्रीट करो, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है। तो अब आ जाओ इस पॉइंट पे, ये क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट बुक में आपने 12,000 लिखा है, फाइनेंशियल बुक में 10,000 लिखा है। मतलब अगर मैं इसको इनकम की टर्म में बोलूं तो कॉस्ट बुक में आपने इनकम जोड़ दी है 12,000, जबकि फाइनेंशियल बुक में जोड़ी है
सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो अब आपको फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है वो क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब देखो फिर से तुम वो जो लेमैन वाला एग्जांपल है वो फिर से सुनो, तुम बार बार वही सुनो। 20 रुपए का प्रॉफिट है, 20 रुपए के प्रॉफिट में एक जगह तुमने ऐड किया है 12, एक जगह ऐड किया है 10। अब जहाँ 12 ऐड किया है वहां हो जाएगा 32, जहाँ 10 ऐड किया है वहां हो जाएगा 30। तो जहाँ 10 ऐड किया है वो है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे पहुंचना है। तुम अभी कौन से प्रॉफिट पे हो? कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे। तो तुम्हें दो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए? लेस करना चाहिए। सबको क्लैरिटी हो गई अच्छे से? अच्छा, लेस नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए लेस, सिद्धार्थ? देखो, इस लेमैन वाले एग्जाम्पल को समझो, तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा आएगी। मैं ये कह रही हूँ, तुम 20 रुपए में कॉमन थे, तुम्हारे पास दो जगह दो अकाउंट है तुम्हारे, दोनों में 20 रुपए डाल रखे हैं, ठीक है। अब एक में तुमने ऐड किया 12,000, सॉरी 12, तो उसका अमाउंट कितना हो गया? 32। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट हो गया 32 रुपए, पर तुमने फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड किया सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हो गया 30। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास कॉस्टिंग रिकॉर्ड देखो, सबसे पहली लाइन क्या है, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। हम प्रॉफिट जो है कॉस्टिंग रिकॉर्ड वाला लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं 32 वाले रिकॉर्ड पे हूँ, मुझे 30 वाले पे जाना है, तो मुझे ये जो डिफरेंस है दो का, ये ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा? ठीक है सिद्धार्थ, ओके, वेरी गुड, क्लियर है। अच्छा, लेस करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये लेमैन वाला एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये लेमैन वाला एग्जांपल तुम अपने साथ लेके चलना, कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ये चीज ऐड करनी चाहिए या लेस करनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा प्रॉफिट है 5,000, तो फाइनेंशियल अकाउंट में हमने क्या किया है, ये सारी एडजस्टमेंट करी है। तो ऐड और लेस करके कौन सा कॉलम ज्यादा है बताओ, मतलब नेट कितना आया ऐड और लेस करके? नेट लॉस आया, जबकि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट है 5,000, तो नेट लॉस तुमने कैलकुलेट किया 3,000। वेरी गुड पलक, ठीक है। तो ये देख लो एक बार तुम आंसर, और मुझे बताओ कि किसी को कोई डाउट है। चलो, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016 has been extracted from the books of A Limited। P&L अकाउंट हमें दे रखा है,
अच्छा देखो, अब ये तीसरी वैरायटी आ गई तुम्हारे पास, जहाँ पे पीएनएल अकाउंट गिवन है। तुम्हें यही नहीं बता रखा कि डिफरेंस क्या है ना। तो यहाँ पे ना तुम्हें डिफरेंस खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पीएनएल अकाउंट किसका पार्ट होता है? पीएनएल अकाउंट होता है तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंट्स का। नाउ व्हाट यू विल डू इज, यू विल इवैल्यूएट कि डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है। तो पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, रिटर्न ऑफ नेट प्रॉफिट। इस साइड क्या है? सेल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इन हैंड। अब वर्क इन प्रोग्रेस भी ये वैरायटी के हैं, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल और फैक्ट्री एक्सपेंस। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है टोटल है 1300। फिनिश गुड्स है तुम्हारे पास 2700। ये सारी इंफॉर्मेशन होगी फाइनेंशियल अकाउंट्स की। नाउ वी विल सी फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन नीचे दी है। तो इन्होंने बोला है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनुअल states that factory overhead are to be recovered at 50%। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो रिकवरी होगी उसकी 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हो उसका 50% आप चार्ज करोगे एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। नाउ इट सेज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड at 10% of work cost। तो जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो उसमें जब वर्क कॉस्ट का जो भी वैल्यू आएगी उसका 10% आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के तौर पे चार्ज करोगे। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट ₹1 पर यूनिट सोल्ड। पर यूनिट आप जो है इसका चार्ज करोगे ₹1। नीचे इंफॉर्मेशन है द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड इन हैंड वर 4257। तो आपने सेल्स की है 4000 यूनिट्स की, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 257 यूनिट्स। इट सेज प्रिपेयर, आपको क्या क्या बनाना है क्वेश्चन में? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के अंदर आपको कॉस्ट का और प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है। और क्या बनाना है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब सबसे पहला काम हम करेंगे कॉस्ट शीट बनाने का, क्योंकि उसी में कॉस्ट और प्रॉफिट निकलता है। तो कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो बताओ कहाँ से शुरू करेंगे? मटेरियल से शुरू होता है ना। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो जाता है प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे मटेरियल की इंफॉर्मेशन गिवन है कहीं पे? देखो मटेरियल की इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज 10,000। अब ये ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट लेबर, लेबर गिवन है 20,000। इसके अलावा कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस बता रखा है? डायरेक्ट एक्सपेंस तो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब प्राइम कॉस्ट हो जाएगा हमारा 30,000। अब हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो चार्ज की गई है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और जो ये नीचे का ये सारा गिवन है ना एडजस्टमेंट, दिस इज फॉर योर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड आर टू बी चार्ज, आर टू बी रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अभी मैं कितना ऐड करूं प्राइम कॉस्ट में? गोयल 13,000 कहाँ से आ गया? किस चीज का 13,000 है?
मैंने एक्सपेंस नहीं बताया था गोयल, जो पिछले क्वेश्चन में जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक की जब हम बात कर रहे थे तो क्लोजिंग स्टॉक में हमने क्या बात करी थी कि 12,000 जो है आपका क्लोजिंग कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है, फाइनेंशियल बुक्स में तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 है। तो इसका मतलब अगर हम इसको इनकम की तरह ट्रीट करें, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं ओपनिंग स्टॉक को, इनकम की तरह ट्रीट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो अगर इनकम फाइनेंशियल बुक्स में कम चार्ज किया गया था और कॉस्ट बुक में ज्यादा चार्ज कर दिया है, और अब जो है हम क्या करेंगे, कॉस्ट बुक के जो प्रॉफिट है उससे में फाइनेंशियल की बुक्स पे पहुंचना है, तो अब हम कम कर देंगे, इसलिए लेस किया था 2,000। 13,000 तो कहीं भी नहीं आया। ठीक है, 13,000 कहीं नहीं आया था। आई गेस यू हैव सम कुछ मिस्टेक हुई होगी तुम्हें समझने में। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्क कॉस्ट है, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड है, वो आप चार्ज करोगे 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस है 20,000, तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करोगे 10,000। ठीक है, नाउ 10,000 जब ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा अमाउंट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, गोयल आई गेस यू हैव डाउट्स रिलेटेड टू सम अदर थिंग। तुम आपस में क्लासमेट से पूछ लेना, पलक, भूमिका, निखिल, ये तुम्हें समझा देंगे। ठीक है, फिर भी ना समझ आया तो यू कैन मेल मी। ठीक है, मेल कर देना। फिर ये आ जाता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 40,000। ठीक है, तो अब जो है, अच्छा क्वेश्चन में हमें और भी चीजें गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, नीचे तो और कुछ गिवन नहीं है बट यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है होता है, इस वर्क इन प्रोग्रेस की देखो कॉस्ट शीट जो होती है ना, कॉस्ट शीट में मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि कॉस्ट शीट जब हम स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग वहीं पर एडजस्ट हो जाता है। तो जब आप टोटल निकाल लेते हो प्राइम कॉस्ट, उसमें जब एडजस्ट करते हो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क कॉस्ट या वर्क ओवरहेड, तो आपका आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में ना एडजस्ट किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, इसलिए इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क कॉस्ट। और इसकी वर्क इन प्रोग्रेस के एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट आता है उसको कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस को हम यहाँ पे क्यों एडजस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा सा लॉजिक है कि जो आपने काम किया है, जो आपका काम अधूरा है, जो सिर्फ फैक्ट्री में ही अधूरा है, तो फैक्ट्री में अधूरा है तभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसीलिए उसको फैक्ट्री एडजस्टमेंट जब आप कर रहे हो फैक्ट्री ओवरहेड की तभी करोगे। जबकि फिनिश गुड का अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग बच जाता है ना, तो वो हम एडजस्टमेंट करते हैं टोटल कॉस्ट के टाइम पे, जब ऑफिस वाली चीजें ऐड हो जाती हैं, क्योंकि वो फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग है, उसमें ऑफिस वाला एलिमेंट भी होगा। तो ये तुम्हें बताना था। तो अब जो है वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस की नीचे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो 1300 है वो हम एज इट इज ले लेंगे। नीचे और कोई इंफॉर्मेशन होती यहाँ पे कि वर्क इन प्रोग्रेस भी आपकी वैल्यूएशन इतनी है तो हम वो लेते हैं, पर अभी हम 1300 एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट कर दिया। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है क्लोजिंग है ओपनिंग है, ये बताओ। ये जो तुम्हें पीएनएल अकाउंट दे रखा है ये कौन सी डेट पे, क्लोजिंग है ना, तो क्लोजिंग होगा तो क्या करेंगे, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस।
तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करके हमारे पास आ जाएगा नेट वर्क इन प्रोग्रेस। तो नेट वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ रहा है तुम्हारा? 38,700। नाउ अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसके बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होता है, तो उसके लिए नीचे इंफॉर्मेशन है। क्या है इंफॉर्मेशन? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो अभी जो नेट वर्क कॉस्ट आया है इसका 10% एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे हम। तो इसका 10% कितना आएगा? हाँ तो देखो जरूरी थोड़ी ना है कि ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग बच गया है तो उसने डाला है। सिद्धार्थ का डाउट ये है कि इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस कहाँ है, तो क्या ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस होना जरूरी है? ऐसा कहीं नहीं लिखा ना कि ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस भी हो, तो इसलिए ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे मिसिंग है, तो इसका मतलब वो नहीं है। हमने स्टार्टिंग 0 से की थी। अगर होता तो हम ओपनिंग ऐड करते और क्लोजिंग हमेशा लेस होता है। ये हर एक केस में होता है, रॉ मटेरियल में, वर्किंग प्रोग्रेस में और फिनिश गुड में। तो हम ऐड कर देंगे अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3870 जो कि भूमिका ने बताया है। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसको क्या नाम बोलते हैं हम? क्या नाम होता है उसका? हाँ ये जो अभी सिद्धार्थ तुम्हारा डाउट है ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसलिए इसको हम लेस ही करेंगे, ठीक है। और इसको लेस कर देने के बाद जो है आपका नेट वर्क कॉस्ट आ जाता है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे जो कि भूमिका ने बताया, दैट इज 3870। ऐड करने के बाद यू हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया ऐड करने के बाद? यस 42570 जो कि पलक ने बताया है, 42,570, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया ना कि देखो वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के बाद ऐड होता है, और अगर फिनिश गुड बचे हैं तो उसकी एडजस्टमेंट होती है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गए हैं हम। तो यहाँ पे देखो कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचे हुए हैं ना, क्लोजिंग फिनिश गुड, कुछ वैल्यू है तुम्हारे पास यूनिट्स में है और ऊपर अकाउंट में भी है। ऊपर अकाउंट में जो है उसमें लिखा है बाय फिनिश स्टॉक इन हैंड, इन हैंड दैट इज वैल्यू ऑफ 2700। जबकि नीचे दे रखा है तुम्हें यूनिट्स की टर्म में कि तुम्हारी जो यूनिट्स है दैट इज 257। अब क्या हम ये कर सकते हैं कि 2700 वैल्यू लिख लें? ऐसा हम कर सकते हैं? अच्छा सिद्धार्थ को डाउट है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे निकाल रहे हैं, तो देखो सिद्धार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट जितना भी आया है, तो वर्क कॉस्ट आया है तुम्हारा 38,700, उसका 10% हम जो है ऐड करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो 3870 ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 42,570। अब हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड की, क्योंकि हमारे पास नीचे सिर्फ यूनिट्स हैं पर ऊपर एक वैल्यूएशन है, और वो वैल्यूएशन देखो फिनिश गुड की है तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने बहुत बार पढ़ा है कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन अलग से होती है, तो क्योंकि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन अलग से है तो इसका मतलब फिनिश गुड की वैल्यूएशन भी अलग से होगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपना इस 257 यूनिट्स की वैल्यूएशन निकालेंगे। इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुमने निकाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकाला है 42570। अब ये 42570 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब जितनी भी प्रोडक्शन की होगी
तो हम अगर ढूंढे तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दे रखा। ये दे रखा कि 4000 यूनिट्स आपने सेल करी है, 257 बच गई है। तो इसका मतलब आपने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की होगी इन दोनों का टोटल? तो टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की होगी इस क्वेश्चन में? अगर आपने 4000 यूनिट सेल करी है, 257 यूनिट्स आपके पास बच गई है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ओपनिंग मिसिंग है, ओपनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग नहीं था। तो टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करी है आपने? पलक, भूमिका, हाँ 4250। तो बेसिकली 4250 आपने टोटल प्रोडक्शन करी है, 4257 सॉरी, है ना, 4257 आपने टोटल प्रोडक्शन करी है। अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि आपने क्या निकाला, आपने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल चुके हो ऑलरेडी। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर इस टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी बताओ? 10 रुपीज। तो इसका मतलब अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक, हमारे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स है दैट इज 257, तो 257 यूनिट्स की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2570। एक और जीरो लग जाएगा आगे, है ना। तो ये हो गई आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे कि अच्छा ये जो 42570 है ये हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग तो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ जो क्लोजिंग फिनिश गुड है इसकी वैल्यूएशन जो आपने कैलकुलेट की है वो माइनस कर दोगे, दैट इज 2570 आपने जो की कैलकुलेट की है। तो ये लेस करके हमारा अमाउंट जो है 40,000 आ जाएगा। नाउ दिस 40,000 इज व्हाट? 40,000 क्या है अभी? ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसमें अब ऐड करते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक अमाउंट ऐड होगा, फिर उस वो जब ऐड हो जाएगा तो इस अमाउंट को हम जो टोटल आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स करने की कॉस्ट है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बताओ इतना समझ आया अभी फॉर्मेट में? अभी हम 40,000 में क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹8 पर यूनिट। तो ये 1 पर यूनिट चार्ज करना है। आपने सेल्स कितनी यूनिट की है? 4000। तो इसका मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कितना आ जाएगा? सेल्स की है आपने 4000 यूनिट, तो इसका मतलब ₹1 पर यूनिट के हिसाब से 4000 आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया। तो ये ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ऐड करेंगे 4000, वापस से हम यहाँ जाते हैं और हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज 44,000। नाउ क्वेश्चन सेज, अब देखो ये जो सेल्स है, क्या ये सेल्स भी अलग अलग होगा क्या? सेल्स तो सेल्स ही है, सेल्स तो फाइनेंशियल अकाउंट में भी सेम ही रहेगा और
तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम रहेगा, क्योंकि सेल्स आप उन्हीं यूनिट्स की कर रहे हैं, वही जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सेल्स आपका 50,000 आ गया है। अब अगर हम नीचे 50,000 सेल्स लिख दें तो बीच में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा, दैट इज 6,000। दिस इज योर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट या कॉस्ट बुक। ठीक है, अब कॉस्ट बुक में हमने 6,000 निकाल लिया। पीएनएल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में हमें ऑलरेडी एक अमाउंट गिवन है। अब हमें उन दोनों को मैच करना है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। इतना समझ आया? ठीक है पलक, तो चलो आगे करते हैं। अब हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो तुमने जो कॉस्ट शीट बनाई है बेसिकली उसी को हम आगे फर्दर लेके चल रहे हैं। अब उस कॉस्ट शीट में डिस्क्रिपेंसी देखो कहाँ कहाँ है। तो अब कैसे मैच करेंगे? मटेरियल मटेरियल की वैल्यू दोनों में सेम है, लेबर की वैल्यू दोनों में सेम है, हमें कुछ नहीं करना। हम अगर स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अच्छा ये बताओ स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, 6,000 से भी, और ये तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंट का 3,000, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर इस क्वेश्चन में हम 3,000 के अकॉर्डिंग चले, अब थोड़ा रिवर्स चलो, क्योंकि क्वेश्चन में ना वैरायटी होती है। जो तुम बुक से सॉल्व करोगे ना, तो बुक में भी कोई सा भी अमाउंट लेके वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर तुम इस बार 3,000 फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से स्टार्ट करो, ठीक है, दैट इज 3,000, और अब तुम्हें एडजस्टमेंट करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के लिए। तो प्लस एंड कॉलम, प्लस और नेगेटिव वाले कॉलम बना लिए, प्लस और माइनस वाले। अब देखो, फैक्ट्री एक्सपेंस चार्ज किया है आपने 9,500, जबकि आपने फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्ट बुक में कितना चार्ज किया बताओ? कॉस्ट की बुक में हमने फैक्ट्री एक्सपेंस चार्ज किया है ना, तो हमने फैक्ट्री एक्सपेंस चार्ज किया 10,000। इसका मतलब अब हम अगर, चलो मैं तुम्हें रिवर्स नहीं लेके जाती, तुम वैसे ही कर लो, वो कंफ्यूज हो जाओ तुम, घर पे वैसे प्रैक्टिस कर लेना। तो अगर हम रिवर्स, हम जा रहे हैं, अभी हम 6,000 के कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे हैं, हमें कहाँ पहुंचना है? फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे, जो कि 3,000 है। हमने उसमें 9,500 चार्ज किए हैं, यहाँ पे हमने 10,000 चार्ज किया है। इसका मतलब यहाँ पे हमने ज्यादा चार्ज कर लिया है। तो 5,000 क्या करेंगे, सॉरी 500 क्या करेंगे जो डिफरेंस है? ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे है 5,200, ठीक है। और हमने कॉस्ट शीट में कितना चार्ज किया है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट शीट में कितना चार्ज किया है? हमने कॉस्ट शीट में चार्ज किया है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट चार्ज किया था ना, 3,870। तो इसका मतलब 3,870, और ये जो 5,200 का डिफरेंस है, तो 5,200 आपने फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया है, यहाँ ज्यादा चार्ज किया आपने, कॉस्ट अकाउंटिंग में कम चार्ज किया है। तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? ऐड करोगे, लेस करोगे? लेस करेंगे, ठीक है। लेस कितना करेंगे? 1,330, 1,330, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 3800 है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंट्स में। और अभी हमने देखा था ना कि कॉस्ट शीट में 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया था, दैट इज 4000। तो 4000 तुमने कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज किया है और तुमने फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया है 3800। तुम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे जाना चाहते हो, तो हम जो 200 का डिफरेंस है वो क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में 4000 ऑलरेडी हम डिडक्ट कर चुके हैं, हमें उस प्रॉफिट पे जाना है फाइनेंशियल अकाउंट के जहां पे हमने कम चार्ज किया है, जहां पे हमने 3800 चार्ज किया है, तो हम ऐड करेंगे, ठीक है, 200 ऐड होगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कहीं चार्ज किया ही नहीं, हमने फाइनेंशियल अकाउंट में यहाँ पे चार्ज किया है एज अ एक्सपेंस। तो इसका मतलब अगर हमें इस एक्सपेंस वाले प्रॉफिट पे पहुंचना है तो हमें अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, 1000 से कम करेंगे या ऐड करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये 1000 रुपीज आपने कहीं चार्ज किया ही नहीं था और आपने फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया है, तो हम लेस करेंगे ताकि हम फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे पहुंचे, ठीक है, लेस कर दिया। नाउ गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 1500 है यहाँ पे, हमने ये चीज भी वहां चार्ज नहीं की, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुडविल राइट ऑफ हमने कॉस्ट बुक में नहीं की, अब हमें कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से फाइनेंशियल बुक में पहुंचना है तो हम इसको भी लेस करेंगे। और तो कोई एलिमेंट बचा नहीं डेबिट साइड, अब आ जाओ क्रेडिट साइड। तो सेल्स की तो हम कुछ बात करते नहीं क्योंकि ये तो कॉमन होता है। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा सेम ही था, हमने यही वैल्यू ली थी। फिनिश स्टॉक इन हैंड, फिनिश स्टॉक अलग अलग होगा क्योंकि हमने उसमें कैलकुलेट किया था, दैट इज 4257, 4257 की वैल्यू निकाली थी हमने और यहाँ पे है 2700, है ना, 4257 ही था ना तुम्हारा वैल्यूएशन, या अलग था, नहीं 427 पर ये तो टोटल है तुम्हारे 257 यूनिट्स का हमने चार्ज किया था ना, देखो यहाँ पे, हाँ ये रहा तुम्हारा क्लोजिंग फिनिश स्टॉक, जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है इसकी वैल्यूएशन है 2570, हमने कॉस्ट शीट में निकाली थी और तुम्हारा ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में 2700 है, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना आया, 2700 और 2570 का डिफरेंस कितना आया, 130। अब ये 130 क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, वेरी गुड। अब देखो इसके अलावा भी क्या कोई एलिमेंट बच चुका है जो कि हमने एडजस्टमेंट नहीं की हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही और नीचे तो एक्स्ट्रा थे ही नहीं। तो अब जो है तुम टोटल करो और एडजस्टमेंट करके बताओ कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। सेट ऑफ कर दो, ऐड करो और माइनस कर दो, दोनों कॉलम को टोटल करके एडजस्ट कर दो, तो कितना आ रहा है, 6000 से हमने शुरू किया था क्योंकि 6000 जो हमारा प्रॉफिट आया था। तो नाउ यू रीच्ड एट 3000, है ना, तो बेसिकली
तुम्हारा जो आंसर है ये वेरीफाई हो जाता है क्योंकि तुम्हारे पास P&L अकाउंट में 3000 गिवन है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द आंसर। अब इस आंसर में डिफरेंस क्या है मैं तुम्हें वो समझा देती हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आंसर में डिफरेंस क्या है कि देखो, यहाँ पे बुक ने क्या स्टार्ट किया है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, कि वो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुमने जो भी चीजें ऐड करी है उसने इसे लेस किया है, और जो चीज तुमने लेस की है वो ऐड हुई है यहाँ पे, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं ना। तो ये डिफरेंस होता है, बिकॉज यू गेट इन टू वन कॉन्सेप्ट, तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मैंने तुम्हें उसी तरीके से कराया। आई बात समझ। और ये है फॉर्मेट, देखो सारी चीजें ऐड ऑन करनी होती है, तुम्हें लिखना होता है कि प्राइम कॉस्ट होता है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो सारी हेडिंग है ना ये लिखनी होती है। कोई डाउट? कोई डाउट है अब तक? अच्छा, अगर ये जो अभी हमने बड़ा वाला क्वेश्चन किया, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करो, तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या और हो जाती है कि ये जो P&L अकाउंट है ना, क्वेश्चन कई बार बोलता है कि P&L अकाउंट भी आप ही बनाओ, कॉस्ट शीट भी बनाओ, P&L भी बनाओ और रिकंसिलिएशन भी बनाओ। तो जब ये तीनों चीजें बनाने के लिए आएगी ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये फुल प्लेज आपका 12 या 15 नंबर का आएगा। ठीक है, कोई डाउट है अभी इसमें तो तुम पूछ सकते हो, वरना हम अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, शुड वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? भूमिका, थैंक यू पलक। तो हम आगे बढ़ते हैं। ना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, ये सारे क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट जो तुम्हें प्रैक्टिस हो रही है ना, ये आए हुए हैं क्वेश्चन। एंड व्हाट आई थॉट इज कि तुम्हें बहुत रीसेंट वाले क्वेश्चन दिखा दूं। मैंने वो भी इंक्लूड किए थे बिकॉज पास्ट ईयर का ये रीसेंट का क्वेश्चन है। देखो अब इसमें वैरायटी क्या है, ये क्वेश्चन ऐसी है, देखो द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन, सेल्स, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, इनकम टैक्स पेड। Now question says cost accounting manual states that factory overhead are to be recovered at 10% of 100% of labor, administration overhead at 10% of work cost, and selling and distribution overhead at 10%, 10 rupees per unit। तो ये तो जो नीचे की स्टेटमेंट है कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट अभी हमने सॉल्व की है, बस उस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस ये है कि उस क्वेश्चन में हमें P&L अकाउंट बना के दिया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से कॉस्ट शीट देख लो, सारे एलिमेंट वही है, बस यहाँ पे भी जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वहां पे वैल्यूएशन निकाली थी ना, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जितनी यूनिट्स हैं आपकी, वहां पे थी यूनिट्स 4250, यहाँ पे यूनिट्स कितनी है, तो यहाँ पे भी देखो यूनिट्स कैसे गिवन है। यूनिट्स गिवन है कि आपकी 25,000 यूनिट्स आपने सेल्स की है, और क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स दे रखी है 1200। तो इसका मतलब कि 25,000 और 1200, 26,200 यूनिट्स हैं। ये जो क्लोजिंग की वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है P&L अकाउंट के लिए 2,20,000। आपको कॉस्ट अकाउंट के लिए यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड कर देंगे 26,200 को, ताकि हमें पर यूनिट आ जाए। उस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 यूनिट्स को, और फिर हमारे आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है,
बाकी सारी चीजें सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है कि लेबर का जो है 50% था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 100% है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ही था, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पिछले वाले में 1 रुपी था, इसमें तुम्हारा 10 रुपी पर यूनिट है। क्योंकि 25,000 यूनिट सेल किए तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाती है। सेल्स की वैल्यू गिवन है, बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बताओ अभी तक? और तुम यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन जो है सेम 2 साल आ चुका है, ठीक है, मतलब 2 बार आ चुका है, सिर्फ नंबर थोड़े बहुत इधर उधर करके। नाउ तुम पीएनएल अकाउंट भी बनाओगे। अब ध्यान तुम्हें बस ये रखना है कि पीएनएल अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है ना, वो सारी एज इट इज डालनी है। यहाँ पे तुम्हें किसी का परसेंटेज निकाल के नहीं करना। तो बेसिकली जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ पे 10% चार्ज किया है, तो ये चीज यहाँ नहीं करनी है। हमारे लिए पीएनएल अकाउंट में बनाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। ये जो गिवन है ना, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें यूज करनी है पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए, कि मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजिंग की तुम क्रेडिट साइड पर डाल दोगे, ठीक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड पर डाल दोगे, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ डेबिट साइड पर डालोगे, इनकम टैक्स डेबिट साइड पर डालोगे। तो ऐसे करके हम पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, और इसमें हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है 3 लाख, सॉरी 6,30,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो है तुम ये चेक करो और बताओ कोई डाउट है कि ये एंट्री कहाँ से आई? कोई डाउट है? पलक, भूमिका, निखिल? चलो अच्छी बात। तो हम अब आ जाते हैं रिकंसिलेशन पे। तो रिकंसिलेशन में अब देखो, रिकंसिलेशन अपने अपने तरीके होते हैं करने के। तो बेटर तरीका तो वही है कि आप 2 कॉलम बनाओ, पर कुछ कुछ जगह पे तुम्हें मिलेगा कि वो जो है कुछ बुक्स क्या फॉलो करते हैं कि वो ऐड और लेस साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐड और लेस वो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, बट तुम्हारा आंसर वही हो जाएगा। करने का तरीका अलग अलग होगा अगर तुम अलग अलग ऑथर्स की बुक यूज कर रहे हो तो। नाउ लेट्स सी दिस डिफरेंट क्वेश्चन। देखो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा 15 नंबर का आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड। सेल्स, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट पेड। ये सारी चीजें पिछले क्वेश्चन में भी थी ना, बस इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल नहीं था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस। सेम था पिछले क्वेश्चन में। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट ₹20 per unit. Now prepare a statement of reconciliation. The profit as per cost record with the profit as per financial records. तो ये सेम वैरायटी का क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे पिछले सालों में आया हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश की है कि देखो पैटर्न सेम है। एक बार तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, यू विल बी एबल टू डू दिस इन योर एग्जाम। एक बार आंसर देख लेते हैं। तो ये देखो, यह है आंसर। इसमें कोई एंट्री है ऐसी जो कि तुम्हें समझ ना आ रही हो? ये सारी एंट्री हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट और देख लो, कॉस्ट शीट। तरीका वही है, बस क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा ध्यान देना होता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको खुद निकालना है। यहाँ पे वो गिवन जो वैल्यू है वो नहीं लेनी, वो है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। एंड देन यू हैव रिकंसिलेशन। पैटर्न समझ आया? एग्जाम में रिकंसिलेशन आता ही आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने
काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें दिखाए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाए। आई होप यू विल प्रैक्टिस मोर, और जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और अभी प्रैक्टिस कर लो तो इंटरनल असेसमेंट के लिए भी तुम्हारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो जल्दी से जल्दी कर लेना, ताकि तुम्हें बेनिफिट हो रीसेंट मेमोरी का। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई चीज तो रिसेंटली जो हमने चीजें की होती है वो हमें ज्यादा याद रहती है। So if you have any